हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। और इससे पहले भी मैंने रिवीजन वीडियोस के लिए कई सारे चैप्टर्स आपको अवेलेबल करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको देखा है या उनमें से कोई भी चैप्टर अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आप लोगों को एक बार रिवाइज करना है, तो मेक श्योर कि आप चैनल पे पड़े उन वीडियोस से आप एक बार रिवीजन करने के लिए ट्राई करो। बस आपको जब भी आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपके पास पेन और कॉपी जरूर हो। पेन और कॉपी लेकर के बैठो और अपने नोट्स के लिए कुछ बुलेट वर्ड्स को लिखते हुए चलो। उन्हीं वर्ड्स को आपको आंसर राइटिंग में डालना है। अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 11, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहली चीज़ है, देखो आपको ये पता है कि अच्छा इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसमें ये पता करना होगा, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या होता है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहली चीज ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई सर्किट है, लेट्स सपोज एक छोटा सा सर्किट बना देता हूं मैं आपके लिए। ये मान लो आपका कोई सर्किट हो गया, यहां पे एक रेजिस्टेंस हो गया, आगे आएंगे, ये मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रेवल करेंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके निकलेंगे, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है ना। और जो करंट है, करंट आई जो करंट है उसकी डायरेक्शन, जनरली सर्किट में जो डायरेक्शन शो की जाती है वो करंट की डायरेक्शन शो की जाती है, और वो उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहली चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि करंट क्या होता है। करंट एग्जैक्टली हुआ क्या। करंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, आई से। आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। और ये क्या होता है, ये होता है कितना चार्ज फ्लो हुआ है, मतलब चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से अपॉन कितने टाइम पीरियड में, ठीक है, या फिर यूनिट टाइम पीरियड में जितने चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, करंट से। अच्छा, ये जो चार्जेस है ना, इसका मेजरमेंट होता है कूलम में। तो अगर मैं, और इसका जो मेजरमेंट है, करंट का मेजरमेंट होता है एम्पियर में। किसमें, एम्पियर में। एम्पियर में इसका मेजरमेंट है, जिसको हम लोग किससे, एम्पियर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो मान लो ये 1 एम्पियर है, एम्पियर। और ये जो चार्जेस हैं इसको हम लोग कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये जो टाइम है, टाइम को हम लोग सेकंड से रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे, सेकंड से। सो अगर मैं आपको ये बोलूं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एम्पियर, कभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी है, क्या एक्सप्लेन या फिर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि यहां पे भी 1 कूलम ऑफ चार्ज है और यहां पे 1 सेकेंड है। सो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, द अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। मतलब एक वायर है, इस वायर पे मान लो आपने एक क्रॉस सेक्शन बना लिया और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो अगर 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे पास हो गए 1 सेकंड में, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे कि 1 एम्पियर ऑफ करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, 1 कूलम में। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 × 10⁻18। अब अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो 1/6 × 10⁻18 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये आता है समवेयर अराउंड 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है तुम्हारा किसने पे, एक इलेक्ट्रॉन पे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या कि 1 कूलम पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सो ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सारी चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना वो चीज़ें मैं समझाते हुए चल रहा हूँ अभी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है क्या, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखो अपने पास जो टॉपिक आया वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स मैं जो इसमें बार बार आपको हर एक चीज़ लिख करके दे रहा हूँ उसका बहुत सिंपल रीज़न है, क्या कि मैं लिखूंगा तो आप भी लिखते हुए चलोगे, और अगर आप भी लिखते हुए चलोगे ना तभी आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी और आप पूरी वीडियो देख पाओगे। अदरवाइज 10 मिनट की वीडियो मैं भी बना सकता था, ठीक है, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग बना देता, बट उसमें काम नहीं चल पाता। काम तब चल पाता है अगर आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, चलो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। देखो इसमें एग्जैक्टली क्या है कि करंट विल फ्लो only if there is potential difference। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, ये है इसकी खासियत। ठीक है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अगर दोनों टर्मिनल्स पे मान लो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है दोनों का पोटेंशियल अगर आप कर दो 10, मतलब दोनों का पोटेंशियल अगर आपने 10 कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0, और इस कंडीशन में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसे ही आप मान लो कि आपने एक वायर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल वो आपने 1000 कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, 1000 माइनस 0, तो इसका मतलब वहां पे भी करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तभी आपका करंट फ्लो करता है। अच्छा, अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी जो मेजरिंग यूनिट है, क्या एसआई यूनिट बोल दो आप, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट, जिसको हम लोग वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वी। नाउ अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग लिखें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस का अपना जो फॉर्मूला आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा जैसे कितना चार्ज है, मतलब एक और वो कितना वर्क डन कर रहा है, क्या वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, मतलब कि एक यूनिट चार्ज किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए कितना वर्क डन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उसका पोटेंशियल। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, नाउ इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे वर्क डन जो है ये जूल में होता है, किसमें, जूल में, और जो Q है, Q हो गया तुम्हारा चार्ज हो गया तुम्हारा कूलम में। ठीक है ना, सो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एक्सप्लेन 1 वोल्ट तो आप कैसे करोगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन मूविंग फ्रॉम वन टू अदर प्लेस इन अ सर्किट। एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर 1 कूलम ऑफ जो चार्ज है वो 1 जूल वर्क करे तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। सो नाउ 1 वोल्ट भी आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। अच्छा हाँ, तो करंट का जो मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस का नाम लिख लें जरा, क्या, मेजरिंग डिवाइस। सो मेजरिंग डिवाइस फॉर करंट, क्या, करंट के लिए जो मेजरिंग डिवाइस है उसको बोलते हैं क्या, एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो आता है वो आता है क्या, वोल्ट मीटर। क्या आता है, वोल्ट मीटर। नाउ अब इसके बाद जो है हमारा वो है क्या, सर्किट डायग्राम। क्या है अब, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, कुछ इंपॉर्टेंट जो सर्किट डायग्राम्स के जो एलिमेंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं बस वही बता रहा हूँ।
जैसे पहली चीज है कि मान लो अगर इस तरीके से अगर शो हो रखा है तो ये क्या है, ये है ओपन सर्किट। क्या है ये? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, इस कंडीशन में जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। अगर इस तरीके से है, इसका मतलब होता है क्लोज सर्किट। क्या होता है इसका नाम? मतलब क्लोज्ड सर्किट। इस कंडीशन में आपका करंट जो है वो फ्लो करेगा। इसका मतलब अगर ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब आपने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट कर दिया मतलब क्लोज सर्किट है ये, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस तरीके का अगर डायग्राम है कुछ, इसका मतलब ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस। अगर इस तरीके से है कुछ, इस तरीके से रेजिस्टेंस को शो करके यहाँ से काटा हुआ है, या फिर कुछ इस तरीके का डायग्राम है और इस तरीके से शो कर रखा है, इस दोनों कंडीशन में से कोई सा भी कंडीशन अगर होगा तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं क्या? रियोस्टेट। क्या? रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब जहां पे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। और इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, हाँ, तो एक चीज़ है, जैसे मान लो अगर इस तरीके से है और कोई वायर इस तरीके से शो हो रखी है, यहाँ पे ये डॉट बना हुआ है, इसका मतलब ये है वायर जॉइंट। क्या है ये? वायर जॉइंट। और अगर ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि एक वायर है और फिर ये कुछ इस तरीके से करके बना हुआ है, तो ये वायर क्रॉसिंग है विदाउट टचिंग। क्या है ये? वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग है, ये जॉइंट नहीं है। ठीक है ना। ये वाला जो केस है ये वायर क्रॉसिंग का है, ठीक है, और ये वाला केस जो है वो है वायर जॉइंट का। अभी तक समझ में आया? ये है हमारे पास सर्किट डायग्राम के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जहां से एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। फिर इसके बाद है हमारे पास क्या? ओम्स लॉ। भाई ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, बट आगे आप इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी पढ़ोगे ना तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो है ओम्स लॉ। ठीक है। ओम्स लॉ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इन अ सर्किट। क्या? कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को, V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, I इज व्हाट? करंट। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी सर्किट में क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है ना। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट जो है वो बढ़ेगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं और R से डिनोट करते हैं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये R जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ के लिए एक कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, तो यहां पे हम लोग रखते हैं क्या? कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर आप टेम्परेचर को भी चेंज करने लग जाओगे तो आपका जो V और I का जो सेम रिलेशन था वो थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई अभी तक? सुनाओ, आगे बढ़ते हैं जरा। सो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हमने रेजिस्टेंस बोला, इस रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, मतलब जो इसका SI यूनिट है, SI यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम, जिसका साइन ये है और पढ़ा ये जाता है ओम, क्योंकि ओम वो साइंटिस्ट थे। ठीक है। नाउ 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो यहाँ पे I जो है वो इधर चला जाएगा, तो देखो आप वोल्ट को आप कैसे, वोल्ट को मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से रिप्रेजेंट करते हो और I को, करंट को आप एम्पियर में मेजर करते हो। ठीक है ना। सो 1 वोल्ट व्हेन 1, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग अंडर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस कंडीशन shows the resistance as 1 ohm। समझ में आ गया? 1 ohm को इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं, आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया है? क्या है? बहुत सिंपल से टर्म इसका याद रखो। क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बात खत्म। ठीक है ना। कंडीशन क्या है? कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इतनी सी चीज इसमें याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। सो रेजिस्टेंस क्या हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ये। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन अपोज दी। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोज करने के लिए। क्या अपोज करने के लिए? अपोज करने के लिए फ्लो ऑफ करंट को। क्या? फ्लो ऑफ करंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी है।
समझ में आ रहा है? सो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब कोई भी मटेरियल, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, वो चाहेगा ही नहीं कि करंट उससे फ्लो हो, और वो उसके अंदर कितनी ताकत है कि अपने अंदर से वो करंट को फ्लो ना होने दे, उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आई बात? अभी आगे बढ़ते हैं जरा आप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तुम्हारा क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, देखो ओम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बहुत कम ऐसे चैप्टर थे जहां से क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली पुट अप किए जाएंगे, ठीक है ना। सुनाओ, अब कौन कौन से फैक्टर हैं? तो जो पहला फैक्टर है वो है लेंथ। क्या? लेंथ ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर की लेंथ। और दूसरा क्या है? दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। लेंथ ऑफ रेजिस्टर जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके ऊपर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? देखो सिंपल है कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो अगर लेंथ, आप रेजिस्टर की लेंथ को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दी रेजिस्टर। इसको लिख लेना कहीं पे, ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्या? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, L/A। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाओगे, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक इक्वल टू का साइन अलॉन्ग विद अ कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ना, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। इसी और L/A, ये जो रो है ना, ये जो कांस्टेंट आया यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। इसको मतलब पढ़ते कैसे हैं? मतलब इसका जो SI यूनिट है उसको हम लोग कैसे बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम RHO, रो, ठीक है। ये साइन किस चीज़ का है? रो का है, ठीक है ना। ये साइन किस चीज़ का है? रो का है। और ये है क्या? तो ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो बाकी सारी चीज़ों को इस तरफ शिफ्ट कर दो। सो R/A अपॉन L इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। यहाँ से आप रेजिस्टिविटी का क्या निकाल दोगे? आप फॉर्मूला निकाल दोगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? रेजिस्टेंस होता है तुम्हारा ओम्स में, एरिया होता है तुम्हारा मीटर स्क्वायर में, और लेंथ होता है हमारा मीटर में। मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ओम मीटर जो है वो क्या है? SI यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। समझ में आया अभी? क्या SI यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी क्या है? ये रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है, और इसका यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर हो गया, ठीक है। अब अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, सो रेजिस्टिविटी आप यहां से देख करके बता सकते हो क्या? कि व्हेन देयर इज ओनली 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इन 1 मीटर ऑफ अ कंडक्टर, दिस कंडीशन इज दी 1 रेजिस्टिव। मतलब आप इसको बोलोगे कि जो रो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कब? जब आपका रेजिस्टेंस भी 1 हो और जो लेंथ है वो भी 1 लोगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। वैसे अभी तक अभी आप इतना ध्यान रखो, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आता भी है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, तो वो यूनिट क्या है? ओम मीटर, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ होता है कहीं कहीं पे, ओम मीटर, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते जरा, ये फैक्टर्स वाला काम हमारा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एक के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। क्या? सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। देखो यहां पे अपनी बुक में ना, मतलब मैं यहां पे 3 ऐसे सीधे सीधे लिख दे रहा हूं। एक है तुम्हारा सीरीज में, क्या है? सीरीज में। एक है तुम्हारा पैरेलल में, क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और एक मैं आपको ऐसे लिख करके दे रहा हूं, मिक्स्ड, मिक्स्ड, ठीक है ना। ये जो जनरली आपका मिक्स्ड वाले से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आपका जो क्वेश्चन आता है ना बोर्ड्स में, वो आपका इस मिक्स वाले से आता है। पहले हम लोग समझते हैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को जरा यहाँ पे समझते हैं। देखो अगर कोई रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हुए हैं कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया,
ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमने फिर इस सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया। ये सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से करंट आ रहा होगा सेल के अंदर। नाउ इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये R1 है, रेजिस्टेंस R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, सो देखो एग्जैक्टली इसमें क्या होना है कि यहाँ पे जो भी आप पोटेंशियल आप इस बैटरी से प्रोवाइड करोगे, यही पोटेंशियल आपका इस पूरे सर्किट में आपको मिलने वाला है फिर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम लोग V1 मान लें, यहाँ पे हम लोग V2 मान लें और यहाँ पे हम लोग V3 मान लें, ठीक है, तो आपको पता है कि पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल आना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना समझ में आ गया। नाउ अब आप मुझे ये बताओ कि V का फॉर्मूला क्या होता है। तो V का फॉर्मूला होता है I इंटू R। यहाँ पे V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ I इंटू R1 प्लस इसमें हो जाएगा I इंटू R2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R3। क्वेश्चन ये होना चाहिए आप लोगों का कि हमने हर जगह I क्यों रख दिया है। तो I इसलिए रखा है कि जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट इससे भी आगे बढ़ेगा, उतना ही करंट इसमें भी जाएगा, उतना ही करंट इसमें भी जाएगा, क्योंकि करंट के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना दूसरी फ्लो करने के लिए, एक ही डायरेक्शन है, इसी सिंपल लाइन इसी लाइन में घूमता रहेगा। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। आप क्या करो कि I को कर दो कॉमन, I को कर दो कॉमन, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समझ में आ गया। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर डेरिवेशन आ जाए इसका तो आप इस तरीके से करके दिखाओगे। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन जरा कर लेते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ये देखो कि यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर है, फिर यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर है, फिर यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, और ये हमने सर्किट को कर दिया कंप्लीट। ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। यहाँ से करंट जा रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब यहाँ पे करंट आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से तो ये I करंट गया, लेकिन यहाँ पे तीन अलग अलग रास्ते मिल गए। क्या क्या रास्ते मिले, एक में चला गया आपका I1 करंट, एक में चला गया आपका I2 करंट, और एक में चला गया आपका I3 करंट। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, दोबारा कंबाइन होने के बाद जब ये करंट इसमें आएंगे तो वापस फिर से I बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमको जो समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि तीनों जो रजिस्टर्स हैं वो दो टर्मिनल्स पे लगे हुए हैं, तो इन दोनों टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आने वाला है वो है V के इक्वल। समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ के जरा देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट की जो वैल्यू आएगी वो है तुम्हारा क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, नाउ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमको ये पता है कि V इज इक्वल्स टू R इंटू I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल्स टू I। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये V अपॉन RP बोल रहा हूँ मैं इसको। I1 क्या हो जाएगा, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस में सेम है V, सो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हमको सिंपली क्या करना है, V को करना है कॉमन, V अपॉन RP इज इक्वल्स टू, V को हमने कॉमन कर दिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, V से V कैंसिल करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, देखो इसका मतलब आ गया 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आ गया अभी। ये है, तो ये है इसका डेरिवेशन, किसका, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये जो डेरिवेशन था ये सीरीज कॉम्बिनेशन का था। देखो फटाफट करते हुए चलोगे, ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। आप उसकी चिंता ना करो कि पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस आप इतना ध्यान रखो, आपको करना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठो। ठीक है, नाउ इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो मिक्स्ड वाले आते हैं। मैं आपको बस एक जनरल आइडिया देता हूँ कि मिक्स्ड वाले किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे देखो क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है,
यहाँ से ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आपको ये बोल देंगे कि फाइंड नेट रेजिस्टेंस, क्या, फाइंड नेट रेजिस्टेंस, ऐसा करके बोल देंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है कि R1 जो है ये तो सीरीज में है, किसके साथ, इस पूरे के साथ, और ये दोनों आपस में क्या है, मतलब ये जो R2 और R3 है ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। इसका मतलब पहले आप क्या करोगे कि इस पूरे की जगह पे एक रेजिस्टेंस मानोगे, इस पूरे की जगह पे एक रेजिस्टेंस मानोगे, कैसे करके, यहाँ पे हमने इसको R1 मान लिया और यहाँ पे मैं इसको RP बोल रहा हूँ, RP, ठीक है ना। अब ये RP कैसे फाइंड होगा, सो RP का फॉर्मूला 1/RP इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। नाउ अब यहाँ से हमने किसकी, RP की वैल्यू फाइंड कर ली, RP की हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके आप फिर टोटल नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, कैसे, R1 प्लस RP पुट करके, क्योंकि अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। समझ में आ गया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब देखो वहाँ पे ना सर्किट इस तरीके का कुछ बना हुआ नजर आएगा आपको, हो सकता है कि उसमें अमाउंट ऑफ करंट भी आपको बता दें, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना आ गया ना तो बाकी चीज़ें आप कर लोगे, क्योंकि बाकी में तो फिर ओम्स लॉ लगना है, ठीक है। बस रेजिस्टेंस फाइंड करने की दिक्कत होती है, तो रेजिस्टेंस इस वाले ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए इस तरीके से फाइंड करते हैं। एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जैसे मान लो कि कुछ कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि उन्होंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दे दिया और आगे जा करके फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया। अब बताओ, देखो यहाँ पे अगर मैं ये R3 मान लेता हूँ, R1, R2 और R3, सो आपको ये पता है कि R2 और R3 जो है ये सीरीज में है, तो सबसे पहले आप R2 प्लस R3 कर दो, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी, मान लो इसको हम लोग RS मान लेते हैं। अब ये जो RS मतलब इसकी जगह पे हमने जो RS निकाला है इसका, उसको इसके साथ पैरेलल में जोड़ दो, तो इसका मतलब 1/R नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/RS। इस तरीके से आप करके R नेट निकाल दोगे, फिर बाकी जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वो फाइंड कर देना, ठीक है। नाउ अच्छा, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ ये, ठीक है, अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो पे है ना, तब आपके लिए थोड़ा इन वीडियो को देखने का इतना कुछ फ़ायदा नहीं है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव वीडियोस को देखो, एटलीस्ट कुछ फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी जो बता रहा हूँ ये रिवीजन वीडियोस बता रहा हूँ, जहाँ पे चीज़ें फास्ट चल रही हैं और जिन बच्चों ने पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं हमारी, रजिस्टर का हो गया, पैरेलल का हो गया और मिक्स्ड वाला भी हो गया। अब हम लोग आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। अब देखो यहाँ पे हमको ये पता है कि हीट मतलब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है कि किसी भी मतलब कहीं पे आपको अगर पावर पता है कि पावर क्या है और वो कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब उतनी एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली है। क्या, पावर जो भी है, जितना भी पावर आप कोई भी एक सोर्स जो है वो एमिट कर रहा है, जो पावर कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे आप, पावर इनटू टाइम करके। कैसे, पावर इनटू टाइम, सो पावर इनटू टाइम। अब ये जो पावर है इसका फॉर्मूला क्या आता है, V इंटू आई इंटू टी। ये है आपका किसका, हीट का फॉर्मूला। कहीं पे भी अगर आपको हीट फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे, बट जरूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ दे रखी हो, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा हो सकता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा हो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे V की वैल्यू आपको पता है I इंटू आर होती है, यहाँ पे पुट करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा I² इंटू आर इंटू टी। ये जो फॉर्मूला है ना, I² इंटू आर इंटू टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, जूल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज जूल्स लॉ, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करने वाले, मतलब ये इसका आंसर देने वाले हो, ठीक है। कहीं पे हीट फाइंड करने के लिए आ जाए, उसमें V इंटू आई मतलब V और I दे रखा हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर रेजिस्टेंस और करंट दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आ गया अभी, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ। आगे सीधे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या, प्रैक्टिकल, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मीनिंग ये हुआ कि भाई आपने
मतलब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसको कहाँ पे यूज़ करते हुए देखा है, कहाँ पे? तो आपको पता है इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, तो इसमें भी किसका यूज़ है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर, उसमें भी इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें भी, इन सब में, मतलब और भी कई सारे हैं, बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, केटल हो गया, ठीक है। ये कई सारी चीज़ें हैं जिनमें किसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, किसके? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग समझो जरा क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी वहाँ पे करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से हीट जनरेट होगी, ठीक है ना। तो ये है इसका मीनिंग है। तो एटसेट्रा लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ से, तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये। एक और एप्लीकेशन जो इसका है, जैसे हम लोग देख सकते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इससे क्या जनरेट हो रहा है? इससे जनरेट हो रहा है हीट, और हीट की वजह से जनरेट होगी आपकी क्या? लाइट। और ये चीज़ कहाँ पे देखी है आपने? तो ये देखिए आपने कहाँ पे? इलेक्ट्रिक बल्ब में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर ये पूछ लिया जाए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोड्यूसिंग लाइट, तो वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको पता है बल्ब कैसे, जो वो येलो वाले जो बल्ब ग्लो करते थे वो कैसे करते थे? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसके अंदर टंक्शन लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो वो ग्लो करना शुरू करेगा, और उसी से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक बल्ब में। ये हो गया। एक और एप्लीकेशन है इसका, किस में? वो है फ्यूज़ वायर्स में। किस में? फ्यूज़ वायर में। और ये फ्यूज़ वायर वाला क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं, जैसे कि अभी जो मेरा ये बोर्ड है ना, ये भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आपको पता है करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीटिंग जनरेट होगी। मान लो कभी ऐसा होता है कि जो करंट है उसकी वैल्यू आपकी एकदम से बढ़ गई, एकदम से इंक्रीज हो गई, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस होगी, हीटिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे में जो ये अप्लायंस था ना ये ब्रेक कर जाएगा। आ रही बात समझ में? सो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्यूज़ वायर को यूज़ करते हैं, फ्यूज़ वायर। अब ये फ्यूज़ वायर क्या करता है कि एक लिमिट से, क्या, सर्टेन लिमिट से, सर्टेन लिमिट से अगर एक्सीड हो जाएगा क्या? करंट फ्लो, करंट का जो फ्लो है अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मान लो 5 एम्पेयर है, एग्जांपल के लिए 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो ये जो फ्यूज़ वायर थी ना, ये जो वायर है इससे ऊपर पे मेल्ट कर जाएगी। जब ये मेल्ट हो जाएगी, फ्यूज़ वायर जो है वो अगर मेल्ट हो जाएगी तो हमारा अप्लायंस क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा और वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। तो फ्यूज़ वायर ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेव करने के लिए। क्या है ये? सेव करता है, सेव करता है किसको? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। सेव करता है किसको? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। कैसे करता है? क्योंकि एक अमाउंट से ज़्यादा जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देगा। ब्रेक कैसे करेगा? खुद तो मेल्ट हो गया। मान लो ये सर्किट है, यहाँ पे ये फ्यूज़ वायर लगी हुई है और इसके बाद यहाँ पे आपने वो अप्लायंस लगा रखा है, आपने 5 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट दे दिया, ठीक है, 5 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट इसमें फ्लो कर दिया तो ये मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होकर के पिघल गई, पिघल के टूट गई। अब ये करंट ही जो हमारा सर्किट था वो ब्रेक हो गया और ये अप्लायंस हमारा सेफ हो गया। समझ में आ रहा है अभी? तो ये फ्यूज़ वायर का था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। और आपको इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पता है। पावर का फॉर्मूला क्या है? V/I। आपको इसमें जो मेजरमेंट है वो किस में है? SI यूनिट है इसकी, वॉट। क्या है SI यूनिट? वॉट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला V/I। चेंजेस भी कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। जैसे V की जगह पे जो हमारा फॉर्मूला क्या है I/R, तो वो पुट कर दो, I की जगह पे पुट कर दो, तो फिर आपका ये फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है। लेकिन इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वॉट होगा। यहाँ से हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या? कमर्शियल यूनिट। क्या? कमर्शियल यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी।
मतलब आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा है ना, उसमें जो आपको यूनिट लिखी हुई रहती है वो क्या रहती है? वो रहती है क्या? किलोवाट आवर। क्या? किलोवाट आवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हुआ ख़त्म। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने जो भी टाइम है आप लोग उसको यूज़ कर रहे होगे। आई रियली विश कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, और इसी वजह से मैं रिवीजन वीडियोस फटाफट बना भी रहा हूँ। डे टाइम में मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। और जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, बैक टू बैक उनके डाउट्स भी आते जा रहे हैं, तो मैं उनको भी सॉल्व कर रहा हूँ। बट मेरी पूरी उम्मीद और पूरी विशेष आप लोगों से यही है कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो। मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओगे, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।